हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे? आई होप सब अच्छे हैं। आज अपने पास इस क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक्स समझते हैं। किस चीज़ का? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। उसके पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, किसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, अगर मैं बात करूँ बिजनेस का, अगर हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो देखिए बिजनेस में अगर आपने सपोज 1,00,000 रुपये लगाए, आपने कैश 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो इस 1,00,000 रुपये से आप क्या क्या करोगे? आप जिस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हो, सपोज आप बुक का बिजनेस कर रहे हो अगर स्टार्ट, तो आप इस 1,00,000 रुपये से कुछ स्टॉक लाओगे बुक का। सपोज आपने 60,000 रुपये का बुक का स्टॉक ले आया, है ना? तो 1,00,000 में से 60 ख़त्म हो गया, अभी कितना बचा हुआ है? तो 60 चला गया, तो बचा हुआ अभी आपके पास 40,000 कैश, है ना, पूंजी। तो मैं इतना ही छोटा सा एक बात लेके चलूँ आपके सामने कि आपने 1,00,000 रुपया कैश बिजनेस में लगाया और जिसमें से 60,000 रुपये का बुक लेके आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इस 60,000 के बुक को हम स्टॉक बोल सकते हैं अपने बिजनेस में, बिल्कुल बोल सकते हैं। बाकी इसमें से ये चला गया तो आपके पास बिजनेस में कैश रखा हुआ है। अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा? देखो, अगर सबसे पहले बताओ कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, तो बोलते हैं एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब देखो एक बात, बिजनेस में आपने पढ़ रखा है इस बात को, पहला तो क्या कि भाई, या पहले मेरी बात को आप समझें तो देखो बिजनेस में अगर मैं बोलूँ जो भी एसेट्स है ना, जो भी हमारे पास, इस इक्वेशन का मतलब समझा देता हूँ पहले कि बिजनेस में जो भी एसेट्स आएगा वो दो तरीके से आ सकता है। एक अपना पूंजी लगाकर और एक लाइबिलिटीज मतलब बाहर का कर्ज लेके। अगर मैं बोलता हूँ सपोज, अगर इसको आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए, मैंने बोला मैंने अपना 50,000 रुपया बिजनेस में लगाया, तो वो क्या हुआ? कैपिटल। और बाहर से मैंने 40,000 रुपया कर्ज लिया था, तो वो लाइबिलिटीज में आता है। तो ये पैसा भी अपने बिजनेस में ही लगाया है, ये पैसा भी अपने बिजनेस में ही लगाया। तो बिजनेस के पास मैक्स टू मैक्स एसेट्स जो बनेगा कितने का बनेगा? दिस प्लस दिस, यानी कि 90 का बनेगा। तो बेसिकली अगर बात करो तो अकाउंटिंग इक्वेशन बताता क्या है, अगर फंडामेंटली समझो तो बिजनेस में टोटल एसेट्स जो होगा वो दो तरीके से फाइनेंस हो सकता है। फाइनेंस हो सकता है मतलब दो तरीके से, दो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं बेसिकली, जिससे कि आप अपने बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस में एसेट्स वहीं से बनता है, कहाँ कहाँ से? कुछ पैसा कैपिटल जो अपना पूंजी लगाया, और कुछ पैसा लायबिलिटीज जो बाहर से कर्ज लिया था। ठीक है सर, तो इस एसेट्स में आप बोलो क्या क्या आएगा सर? आपने स्टॉक खरीदा था, स्टॉक भी इसी में आ जाएगा। कैश पड़ा हुआ है, कैश भी इसी में आ जाएगा, है ना? और भी तरह का कोई आपके पास कंप्यूटर खरीदा है बिलिंग करने के लिए, तो वो भी एसेट्स वाले में, सब एसेट्स में ही सारा कुछ आ जाएगा ना? बिल्कुल। तो अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो कितने रुपए लगाए थे बिजनेस में? 1,00,000 रुपये। तो पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ फिर से यहाँ पे, चाहे मैं इसको ही, चलो इसको ही बताता हूँ अगेन लिख कर। तो आपने लिखा सर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन, आप समझो बात को। बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपये, तो जैसे 1,00,000 रुपये अगर बिजनेस में लगाया आपने, जैसे 1,00,000 रुपये बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? वो कैपिटल, पूंजी। तो कैपिटल के हेडिंग के नीचे हम 1,00,000 रुपये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, इस 1,00,000 रुपये से 60,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है। तो एसेट्स का मैं अगर हेडिंग बनाऊँ तो एसेट्स में आपके पास क्या दिख रहा है? अभी स्टॉक आ रहा है, क्या आ रहा है? स्टॉक। और कुछ कैश की बात कर रहा था, तो हम एसेट्स में बोल सकते हैं, और कैश भी रखा हुआ है। तो ध्यान देना, इस 1,00,000 रुपये से 60,000 रुपये का स्टॉक आ गया, तो 60,000 का स्टॉक आ गया, प्लस
कैश रखा हुआ है 40,000, तो कैश रखा हुआ है 40,000, है ना। ठीक है सर। अगर मैं बात करूँ बाहर के कर्ज की, तो बाहर का कर्ज 0 है। तो वही बात अप्लाई नहीं हो रहा जो मैंने अभी बताया है कि आपने 1,00,000 रुपया बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया, उस 1,00,000 रुपये से आप 60,000 रुपये का एसेट्स ला रहे हो। एसेट्स कहने का मतलब स्टॉक ला रहे हो जो कि 60,000 का वैल्यू का था, और 40,000 रुपये कैश आपके बिजनेस में रखा हुआ है, तो उसे भी तो हम एसेट्स ही बोलेंगे, जिसका क्या क्या नाम रखा मैंने, कैश, चूँकि कैश है वो। अकाउंटिंग इक्वेशन, और इक्वेशन आपने 10 में पढ़ा हुआ है, 10th में ये पढ़ रखा आपने कि LHS इक्वल टू RHS होता है। तो यहाँ पे भी इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट अगर दिखाना है तो इफेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, और यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, कोई रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक एक ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं इसी तरीके से। तो सपोज ये जो एग्जांपल है, एक ट्रांजैक्शन, गोपाल स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल 75,000। तो देखो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लेंगे आप इसे ज़रूर से, है ना। चलते हैं अपने एग्जांपल्स पे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्या बात है यहाँ पे भाई, बात कुछ ऐसा है, और हमें आपको बोल रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ कि कैसे इसे आप दिखाओगे। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है ना। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिया, गोपाल स्टार्ट ए बिजनेस विद द कैपिटल 75,000। तो जैसे ही बिजनेस में कैपिटल आया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 1 ट्रांजैक्शन कैपिटल। तो कैपिटल तो समान है, बट ये कैपिटल ठीक है, ये बाहर का कोई कर्ज नहीं, तो 0, बट ये कैपिटल आया तो बिजनेस में आया ना, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल में दिखाना है, आपका कैपिटल तो हो ही गया, बट ये कैश तो बिजनेस में रखा रहेगा। तो एसेट्स के अंदर एक हेडिंग बना दूँ अगर मैं कैश का, और वहाँ मैं लिख दूँ 75,000, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो पहला ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमारा LHS RHS सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए कर्ज होता है कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर रख दिया, बट वो कैपिटल एज ए कैश तो रखा हुआ बिजनेस में ना भी, तो एसेट्स के अंदर आएगा कैश के रूप में। अगर आपको लिखना है हेडिंग, तो आप छोटा सा कैश बना के यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल ने इसी रुपए का यूज करके फर्नीचर खरीदा है, कैश खर्च करके। तो एक बात बताओ मेरे को, मैं क्या करता हूँ ना, एक फर्नीचर का यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, फिर से इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। देखो, तो मुझे समझ में तो आ रहा है कि कुछ फर्नीचर का भी हेडिंग बन सकता है ना, स्टॉक का हेडिंग बन सकता है, कैश का हेडिंग बन सकता है, और भी कुछ आएगा क्या इस क्वेश्चन में? एक मुझे कहीं डेटर का भी दिख रहा है, तो मैं इसे और स्पेस यूज करके मैं डेटर भी लिख देता हूँ, और कुछ तो आप लिख लो यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फिर से स्टार्टिंग से अगर बात करूँ, तो कितने पूंजी लगाए थे उसने, 75,000 का। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में मैंने लिखा 75,000, और ये ऐसे कैश रखा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, तो कैश में कितना आ गया 75। ठीक है, तो चलो सेकंड ट्रांजैक्शन में हम चलते हैं। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश खर्च किया, तो कैश में से आप 5,000 माइनस कर दो, क्योंकि कैश तो खत्म हो चुका ना, तो कैश खत्म हो चुका उतना से, और उतने का फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर के हेडिंग में आप लिख सकते हो कितने का, 5,000 का, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो एक बात देखो ध्यान से आप, अगर मैं ट्रांजैक्शन 1 के साथ 2 का यूज़ किया, तो नेट क्या बच रहा है इधर, ट्रांजैक्शन 2 होने के बाद नेट फर्नीचर का बैलेंस इतना रहा, स्टॉक का कुछ नहीं है, कैश कितना बचा आपके पास 70,000, डेटर कुछ नहीं है, और इक्वल्स तो अगर दूँ इधर, तो यहाँ तो 75 एज इट इज़ है ना, यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसके साथ मिला के लिख देंगे
75 0। तो एक बात देखो फिर से, सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद भी जो आपका LHS और RHS इक्वल है। बिल्कुल सर। चलो तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ये ट्रांजैक्शन जो हुआ तो कैश खर्च हो गया, तो कैश को माइनस कर दिया, इसमें से इतना कैश खत्म तो इतना बचा। उस कैश से आया क्या, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर का अंदर दिखाना होगा कि हाँ इतना वैल्यू का फर्नीचर आया है, तो 5 जगह फर्नीचर आ गया। तो इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से क्या हुआ, 5 ये 70 ये 75 इक्वल टू 75। थर्ड क्या है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल ने कुछ कैश खर्च करके गुड्स कर दिया, मतलब आपके पास स्टॉक आया होगा। तो स्टॉक में तो कितने का है, 20,000 रुपये का। तो 20,000 तो आपका कैश कम होगा पहले तो, और 20,000 में क्या आ जाएगा, पास स्टॉक आ जाएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज़, कोई चेंज इसमें आया नहीं, और ये एज इट इज़। तो इफेक्ट क्या होगा ट्रांजेक्शन नंबर 3 के बाद, आपके पास फर्नीचर का वैल्यू 5 का 5 है ना। स्टॉक कितने का आ गया, 20,000 का आ गया, और 70 में से 20 कैश खर्च हो गया, तो कितना बचा, ये 50 बचा। इसको फिर से थोड़ा सा नीचे लिखो, है ना। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर, बात समझ में आ रहा है। तो फिर से देखो ट्रांजैक्शन नंबर 3 के इफेक्ट के क्या हुआ, स्टॉक आ गया 20,000 का और कैश खत्म हो गया, तो नेट क्या बचा, 70 माइनस 20 50, और 20 का स्टॉक आ गया, और फर्नीचर एज इट इज़ 5 का 5। तो फिर से ऐड करो, 50 + 20 70 और 5 75, 75 इक्वल्स टू 75। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरा सही चल रहा है। 4 नंबर ट्रांजेक्शन, गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान खरीद लिया। अब एक बात बताओ, उधार पे सामान खरीदा, तो अगर मैं 16,000 रुपये का उधार पे सामान देता हूँ, तो स्टॉक मेरे पास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, और मेरे पास साथ में बाहर का एक कर्ज भी आ जाएगा, मतलब कि लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगा। कितने रुपए से, 16,000 से। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट वजह से 16,000 का स्टॉक तो आपके पास ज़रूर बढ़ रहा है। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, कैश में कोई चेंजेस नहीं है, डेटर में कोई चेंजेस नहीं है। इन दोनों के बीच, सबके बीच आपको प्लस का साइन दे देना है। यहाँ पे ध्यान से फॉर्मेट को फॉलो करना है ना, प्लस 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 प्लस, ठीक है। चलो तो क्या हुआ, 16,000 का स्टॉक आ गया, फर्नीचर में कोई चेंजेस होगा नहीं, कैश आपने खर्च किया नहीं है, उधार में किसी को बेचा नहीं, उधार में हमने लिया है, तो हमारे पास लाइबिलिटी कर्ज आ रहा है। यहाँ तो एज इट इज़ ये कोई चेंजेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश दे दिया। प्लस कर्ज कितने का आया, 16,000 का ना, बाहर से लिया सामान तो बाहर का कर्ज। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 के बाद इफेक्ट क्या रहा, हर चीज़ का देख लो। यहाँ 5,000 कोई चेंजेस नहीं, इसीलिए स्टॉक कितने का हो जाएगा, 20 और 16, ये हो जाएगा 36। प्लस कैश में कोई चेंजेस है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैश तो इस बार खर्च किया ही नहीं है। प्लस डेटर एज इट इज़, कुछ नहीं, मतलब शुरू से कुछ नहीं है। यहाँ क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 75 एज इट इज़। ये कितना होगा, 16। तो चेक करो एक बार, 75 और 16 कितना हो गया भाई, 0 0 0 6 5 11 1 7 91 हो रहा है हमारा, ये टोटल मिला के, मतलब RHS साइड। इधर भी 91 होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर चिंता का बात है। 50 5 55 55 तो ये हो गया, और 36 0 0 0 6 5 11 1 5 9 9, ओह सही है तब तो, मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS है। सिर्फ और सिर्फ आपको इफेक्ट समझना है ध्यान से। लास्ट क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। इस ट्रांजेक्शन को आप समझो पहले, 12,000 का स्टॉक हमारे पास, उसको हमने उधार पे बेचा है, बट कितने में बेचा उधार पे, 15,000 पे। जब किसी को क्रेडिट पे, उधार पे सोल्ड करते हो, तो जिसको आपने बेचा है वो आपके लिए क्या बन जाता है, डेटर, और डेटर होता है एक तरह का आपके लिए एसेट्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, 12,000 का आपने गुड्स बेचा है, तो स्टॉक कितने कम होगा आपके पास से, स्टॉक कम होगा आपके पास से 12,000 का, क्योंकि 12,000 का ही हमारे पास स्टॉक बाहर गया है, ठीक है सर। एक बात सोचो, अगर 12,000 रुपये का स्टॉक आप वाकई में 15,000 कैश में बेच देते, तो आपको यहाँ प्रॉफिट कितने का होता, 3,000 का होता।
और प्रॉफिट हमेशा किसका पार्ट होता है? कैपिटल का, मतलब पूंजी का, क्योंकि प्रोप्राइटर का ही होता है ना प्रॉफिट। तो जितना भी प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड होता है, जितना भी लॉस होता है कैपिटल से माइनस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा कि आपने 12,000 का अगर स्टॉक 15 में बेच दिया है तो 3 का प्रॉफिट का अकाउंटिंग तो यहाँ को करना होगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट ऐड हो जाएगा किसमें? कैपिटल में। एक बात, डेटर आपके पास बन जाएगा कितने का? 15,000 का। क्यों? क्योंकि आपने उधार पे बेच दिया है तो सामने वाले से 15,000 रुपया आपके फ्यूचर में मिलेगा, और स्टॉक कितने से कम हो जाएगा? 12,000 से। तो चलो, आपने अगर ये काम कर लिया है तो बस इस चीज़ को यहाँ प्रेजेंट करना है। फर्नीचर में कोई चेंजेस है? नहीं है। स्टॉक में चेंजेस है? हाँ है। कितने से कम हुआ? 12 से। तो 12,000 से हमने यहाँ माइनस, ब्रैकेट देने का मतलब माइनस कर दिया। और क्या? डेटर बन रहा है कितने का? 15,000 का। तो कैश में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। डेटर आपके पास बन गया कितने का? 15,000 का। कैपिटल में चेंजेस होगा? हाँ होगा। ये 15 का प्रॉफिट, सॉरी 3,000 का प्रॉफिट मिला तो नहीं है, बट मिलने वाला है, तो इसका अकाउंटिंग आप कर लेंगे। तो 3,000 का प्रॉफिट ऐड होगा किस में? कैपिटल में। लायबिलिटीज में कोई चेंजेस है? नहीं है। तो देखो क्या हुआ, इधर 5,000 का ये एज इट इज रहेगा, है ना। ये क्या हो गया? 36 में से 12 चला गया तो कितना होगा? 24 होगा। प्लस कैश में कोई चेंजेस है? नहीं है, तो 50 का 50 एज इट इज़ रह गया। डेटर आपके पास आ गया 15 का, और ये कितने का हो जाएगा? 78 प्लस ये कितने का एज इट इज़? 16। अगर आप एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ध्यान से देखो, तो 15 प्लस हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर 5 में, और 12 माइनस हुआ, तो नेट इस साइड LHS साइड कितना बढ़ा है? नेट 3,000 का, और इधर भी नेट कितने का बढ़ा है? 3,000 का। तो वैसे भी समझ में आ रहा है दोनों तरफ हमने नेट 3 बढ़ाया है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सही आना ही है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 78 प्लस 16 0 0 0, 8 से 14 4, 7 1 8 1 9, तो 94। इधर भी 94 आना चाहिए। क्या क्या है? 15 5 20, 20 और 50 70, तो 70 तो ये हो गया, और कितना है? 24। ओह, ये तो मिल ही गया। 0 0 0, ये 4, ये 9, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ऐसा नहीं कि कुछ रट लिया है यहाँ प्लस या माइनस, कुछ नहीं करना है ऐसा। बहुत आसान चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।